और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने जवाब दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को। नोटिस जो भेजा गया था उसका जवाब उन्होंने दिया है। मैं 9 फरवरी को ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं, ये उन्होंने कहा। साथ ही भी कहा कि बीजेपी ने जो नोटिस जारी किया था उस पर उन्होंने अपना जवाब दिया है। सिंधिया और सिलावट पर उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। तो पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जो उन्होंने जो नोटिस भेजा था उस पर जवाब दिया है। मैं 9 फरवरी को ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने सिंधिया पर भी आरोप लगाए। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधिया और शिवराज पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी से प्रेमचंद गुड्डू ने इस्तीफा दिया, ये उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि मैं 9 फरवरी को ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं। और अब बीजेपी ने गुड्डू को नोटिस जारी किया है, प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस जारी किया है। उनके इस बयान पर, पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, प्रेमचंद गुड्डू ने, कि मैं 9 फरवरी को ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं। और अब बीजेपी ने गुड्डू को नोटिस जारी किया है। तो पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर यह नोटिस उन्हें जारी किया गया है। उन्होंने सिंधिया और शिवराज सिंह पर भी निशाना साधा, उन पर भी आरोप लगाए। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, ये माना जाए कि सिंधिया के आने के बाद अब बीजेपी के भीतर जो बड़े नेताओं के बीच खलबली है। अभी प्रेमचंद गुड्डू ने जिस तरीके से बयान दिया कि उन्होंने 9 तारीख को इस्तीफा दिया, उसके पहले बीजेपी ने इस तमाम बयानबाजी को लेकर उन्हें नोटिस भी जारी किया था। देखिए, बिल्कुल नोटिस का जवाब दिया है प्रेमचंद गुड्डू ने, और 2 पन्ने के जवाब में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। 9 फरवरी को बीजेपी की सदस्यता से वो इस्तीफा दे चुके थे, ये जवाब में प्रेमचंद गुड्डू ने कहा है। और साफ तौर पर जो आरोप लगाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, और जो कैंपेन था बीजेपी का 2018 का, वो माफ़ करो महाराज के हिसाब से था। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल करने का विरोध उन्होंने जताया। इसके अलावा अगर बात करें तो साथ ही साथ वर्तमान में कोरोना महामारी को लेकर इंदौर के अंदर जो हालत बने हैं, उसके पीछे बीजेपी को एक बड़ा कारण प्रेमचंद गुड्डू ने बताया है। माना यह जा रहा है कि सावेर से तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। लिहाजा अभी से ये पूरी एक्सरसाइज जो है उनके इसी तौर पर देखी जा रही है। और खुलकर जिस तरीके से उन्होंने तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी की थी, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की थी, उसके बाद में बीजेपी ने कल ही उनको नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा था। ऐसे में उस नोटिस का जवाब अब प्रेमचंद गुड्डू ने 2 पन्नों के पत्र में दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वो 9 फरवरी को पहले ही अपना इस्तीफा बीजेपी को सौंप चुके हैं, और ऐसे में फिलहाल वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर बीजेपी के सदस्य नहीं है, ये साफ तौर पर कहा है। लेकिन क्या सुधीर, इसके मायने ये निकाले जाएं कि जब से सिंधिया और उनके समर्थकों का पार्टी में प्रवेश हुआ, या अभी बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के वो भी लगातार जुड़ते जा रहे पार्टी स्तर पर, क्या अब इसका एक साइड इफेक्ट भी बीजेपी के भीतर नजर आएगा इस तरीके से? देखिए, बिल्कुल प्रेमचंद गुड्डू वो नेता हैं जो पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और अपने बेटे को कांग्रेस के सिंबल पर उन्होंने टिका दिलाया था। उसके बाद से ही कांग्रेस में हाशिए पर थे। पर लेकिन पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को शायद ये लगता था कि एक बड़ा चेहरा उज्जैन या फिर इंदौर के अंदर प्रेमचंद गुड्डू का हो सकता है, और ऐसे में उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई थी। और उसके बाद में विधानसभा चुनाव, उपचुनाव से पहले बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था। बीजेपी के टिकट पर उनके बेटे चुनाव लड़े थे, जो कि चुनाव हार गए थे, और उसके बाद में प्रेमचंद गुड्डू की मोहभंग जो है बीजेपी से हुआ था, ये माना जा रहा था। पर लेकिन वर्तमान में जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर घटा है, खासकर अगर बात करें तो सावेर सीट में प्रेमचंद गुड्डू पहले विधायक रह चुके हैं, और ऐसे में इस बार कांग्रेस के पास में एक बड़े चेहरे की कमी वहां पर मानी जा रही थी। और शायद एक प्रेमचंद गुड्डू का जो पूरा दाव है
वो उपचुनाव को लेकर पूरा माना जा रहा था। प्रेमचंद गुड्डू सीनियर नेता है, सावेर के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है, ये बात को बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है, लिहाजा उनके बगावती बोल के बाद भी उनको केवल नोटिस जारी किया गया था। जबकि आमतौर पर बीजेपी इस तरीके की कार्रवाई को लेकर हमेशा बर्खास्तगी या निलंबन की कार्रवाई करती है, पर लेकिन बीजेपी को पता है कि प्रेमचंद गुड्डू को बाहर का रास्ता दिखाना जो है स्थानीय स्तर पर भारी पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी को उम्मीद थी कि नोटिस जारी करने के बाद में शायद प्रेमचंद गुड्डू अपने बयान को लेकर खेद प्रकट करें, पर लेकिन प्रेमचंद गुड्डू ने नोटिस का जवाब देते हुए साफ कहा है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से पहले इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उनको नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं बनता, और कारण उन्होंने जो बताए हैं, कोरोना महामारी को लेकर बीजेपी का जो रवैया इंदौर के अंदर रहा, तुलसी सिलावट की जो भूमिका स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए रही, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना, ये 3 प्रमुख कारण उन्होंने बताया कि जिसकी वजह से उनका बीजेपी से मोह भंग होगा, और इसकी वजह से उन्होंने पहले ही अपना इस्तीफा क्या ये समझा जाए नोटिस का जवाब जब उन्होंने दिया है तो उनका इस्तीफा हो गया है, ये माना जाए पार्टी में? नोटिस का जवाब उन्होंने दिया और साफ तौर पर कहा है कि देखिए, इस्तीफे की नोटिस का जवाब की कॉपी अभी आई है। बीजेपी के नेताओं से हम चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यालय आने वाले हैं। मैं इस समय बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद हूँ और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस्तीफे की कॉपी बीजेपी को मिली थी, क्योंकि अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने इस्तीफा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था। लिहाजा अब तक बीजेपी का अगर इस्तीफा मिला था तो नोटिस जारी करने की नौबत क्यों आई? क्या प्रेमचंद गुड्डू जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह सही है, या फिर बीजेपी की ओर से अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या उनको इस्तीफा नहीं मिला था? ये तस्वीर साफ होना बाकी है। पर लेकिन प्रेमचंद गुड्डू के जवाब से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कम से कम अब वो फिलहाल बीजेपी में बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है एब्स 24 में। जो इस्तीफा अब प्रेमचंद गुड्डू का वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया 9 फरवरी को, और उधर बीजेपी पार्टी की तरफ से एक नोटिस उन्हें जारी करती है। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया तो फिर नोटिस की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं समझता हूं कि हमें जानकारी नहीं है। मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू ने इस्तीफा दे दिया है, ये जानकारी नहीं थी जी। अब जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि अवसरवाद वो दिखा चुके हैं, कोई नेतृत्व के प्रति या नीतियों के प्रति या किसी तरह कोई निराशा की तो बात तो नहीं। उनको टिकट चाहिए किसी भी स्थिति में, और वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था उनके बेटे को, लेकिन वो बुरी तरह हार गए थे। तो जो आदमी पूरी तरह से जनाधार खो चुका हो और टिकट की आशा में केवल पाला बदलना चाहता हो, तो उसकी टिप्पणियों का और उसके पत्र का कोई मायने नहीं है जी। एक आरोप भी उन्होंने लगाया है, शिवराज सिंह पर भी लगाया है, सिंधिया पर भी आरोप लगाया है। इस पर क्या पार्टी का स्टैंड है? देखिए, ऐसा है, प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से भी चुनाव हारते रहे हैं, भाजपा के टिकट से भी चुनाव हार गए हैं। ऐसा आदमी जिसको पूरी तरह जनता ने खारिज कर दिया हो, वो शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणियां करे, ये कोई बहुत अच्छी और परिपक्वता की बात नहीं है। और मीडिया को भी प्रेमचंद गुड्डू को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब उनकी हैसियत तो पार्षद के बराबर भी नहीं है। विधानसभा में हर पार्टी से टिकट लेके हार चुके हैं, तो ऐसे आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी और उसके बयान को क्या मतलब है? तो पार्टी से उन्हें अब निकाला जाएगा या उनका कोई इस्तीफा, जैसे वो बोले इस्तीफा भेजा है, तो क्या उसको नहीं देखते हम? देखिए, ऐसा उन्होंने कोई इस्तीफा दिया या नहीं दिया है, कोई संज्ञान में लेने वाली बात नहीं थी। वो कोई इतने बड़े नेता भी नहीं है कि उनको इतने, और कार्यकर्ता के नाते उनको पार्टी में जो भूमिका होना चाहिए वो भी कभी रही नहीं। अब उन्होंने कह रहे हैं तो कोई लेटर हमारे पार्टी को तो नहीं मिला। दीपक जी, हम तो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस लेटर की तस्वीरें जो उन्होंने खुद कहा कि मैंने पार्टी स्तर पर भेज दिया, वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं। उन्होंने किसको, देखिए ऐसा किसको दिया हमको नहीं मालूम, पार्टी को वो नहीं मिला लेटर। अब कई बार वो लेटर उन्होंने लिख के रखा, और वो तो 6 महीने पहले का भी टाइप करके रख के और मीडिया को दिखा सकते हैं, पार्टी उसमें कुछ नहीं कह सकती है अभी तक। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में जनता जो समझती है वही माना जाता है। विधानसभा का चुनाव का टिकट हारने के बाद प्रेमचंद गुड्डू अफसर की किसी तलाश में थे। अब चूंकि चुनाव हार चुके हैं तो टिकट तो मिल नहीं सकता। लोकसभा के लिए वो हाथ पैर मारते रहे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हार चुके थे तो लोकसभा का टिकट कैसे मिले? तो ऐसे में वो इस तरह की नोटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसका कोई मायने नहीं है, और इसलिए उनके बयानबाजी का भी कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पर एक तरीके की नौटंकी आप बता रहे हैं, और पार्टी स्टैंड पर भी यही बात अगर सामने आ रही है, तो आगे अगर दीपक जी इस तरह की बातें हैं तो आगे पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, हम देखते हैं पहले। अभी अब आज उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा दे चुके हैं, हमको तो मिला नहीं था, लेकिन अब देखते हैं, पार्टी नेतृत्व तो देखेगा उस बारे में। लेकिन ये कोई इतना महत्व की बात नहीं है। जो हर पार्टी का टिकट लेके हर पार्टी से हार चुका हो जो आदमी, वो बड़े बड़े नेताओं पर टिप्पणियां करे, ये उनको खुद को, प्रेमचंद गुड्डू को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं।
चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ सैयद जफर साहब जुड़ रहे हैं। सैयद जी, जो खबर सामने आई है इस पर साफ तौर पर ये नोटिस जो बीजेपी ने भेजा, उसके जवाब में प्रेमचंद गुड्डू ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने तो पहले इस्तीफा दे दिया, ऐसे में नोटिस का सवाल नहीं उठता। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये तो अब इस प्रकार से जिस प्रकार से चुनाव का समय नजदीक आएगा, तो इस प्रकार के चीजें आपको बिल्कुल दिखेंगी। कांग्रेस पार्टी में भी दिखेंगी, बीजेपी में भी दिखेगी। ये कोई नई बात नहीं है, एक बात। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को लेकर जाती है और उनको साथ में रख नहीं पाती है, ये बात धीरे धीरे साबित होगी। और जो ये प्रेमचंद गुड्डू हैं, जो कि पिछले बार आम चुनाव में गए थे और उनके बाद जिस प्रकार से बाकी लोग अभी गए हैं, आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग होगा। और कांग्रेस का असली लक्ष्य तो यह है कि जो सरकार जनता ने चुनी थी और जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिराया, उस जनता की सरकार को पुनः वापस लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। और इस प्रकार की चीजें होती रहेंगी और कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है और पूरी तैयारी से काम कर रही है। जी दीपक जी, सैयद जफर जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर जो लोग आते हैं उसको सहेज के रखने की पार्टी की कोई रणनीति नहीं होती या पार्टी नहीं रख पाती है, ऐसे में स्थिति हमेशा बनती है बीजेपी के भीतर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 8 सदस्यों से शुरू हुई थी और आज भारतीय जनता पार्टी के 16 करोड़ सदस्य हैं। तो जाहिर तौर पर बाहर से लोग आए हैं हमारे यहाँ, उन्होंने हमारे संस्कारों को अंगीकार किया है। तो जो लोग हमारे साथ आते हैं, हमारे वैल्यूज को, हमारी नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को समझते हैं और हमसे जुड़ते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं, वो तो हमारे साथ एकाकार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई खाली टिकट के लिए आया, उसको टिकट भी दिया गया, फिर चुनाव हार गया और फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर घूम रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है और जनता ने जिसको नकार दिया और आप अपना फ्रस्ट्रेशन बड़े नेताओं पे निकालने की कोशिश करें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेहतर हो कि प्रेमचंद गुड्डू हो या कोई और, वो जनता के बीच अपनी कोई क्रेडिट बनाते, साख कायम करने की कोशिश करते तो बेहतर होता, बजाय इसके कि नेताओं को गालियां दें। जनता ने उनको बार बार खारिज किया है, इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। रही बात जफर साहब की, तो उनके लिए इतना ही कह सकते हैं कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और दूसरी बात ये एक और शेर है गालिब का ही है कि तेरा हुस्न का हुक्का तो बुझ गया बेगम एक हमें जो गुड़गुड़ाए जाते हैं, तो वो हुक्का गुड़गुड़ाते रहे लेकिन सरकार जा चुकी है उनकी। चलिए, एक प्रतिक्रिया सैयद जफर साहब से ले लेते हैं। कितना बड़ा नुकसान देखते हैं सैयद साहब इस पूरे घटनाक्रम में? बीजेपी को अगर प्रेमचंद गुड्डू अगर यहाँ से पार्टी छोड़ते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है बीजेपी को? एक दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं बड़ा स्पष्ट कहूँ, बड़ा इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक वो नहीं है। देखिए, जो कोई भी कार्यकर्ता या नेता लगातार कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी में जाता है, तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर उस पार्टी में उसका बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जहां तक प्रेमचंद गुड्डू जी का मामला है, वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, इसका फायदा कितना नुकसान किस पार्टी को, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहना चाहता। लेकिन हाँ, जब कोई एक नेता लगातार, कार्यकर्ता या नेता कोई भी लगातार कई सालों तक पार्टी में सेवा करता है और वो जाता है, तो जरूर दुख होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का चाहे बीजेपी का हो। जी चलिए दीपक जी, आपने सुना सैयद जफर साहब को, कितना बड़ा नुकसान, क्या नुकसान वाकई में बीजेपी के भीतर होगा इनके जाने के बाद, प्रेमचंद गुड्डू के जाने के बाद? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जफर साहब ने खुद ने भी स्वीकारा इस बात को कि जिन नेताओं की क्रेडिबिलिटी रहती है पार्टी के अंदर, लंबे समय तक काम करते हैं, उनकी वजह से नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो खाली टिकट के लिए पाला बदलते रहते हैं, जनता के बीच उनकी कोई साख बचती नहीं है। और जिसके पाला बदलने की वजह खाली टिकट ही हो, तो ना कोई नेता हो, ना कोई नीति हो, ना कोई सिद्धांत हो, तो ऐसे कोई मायने नहीं है। और प्रेमचंद गुड्डू की जो बयानबाजी है वो इसी तरह की है। सैयद जफर साहब, क्या कांग्रेस में वापसी होगी? क्या आप अगर पार्टी में वापस आना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं इस बार को बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब 24 विधानसभा के चुनाव पर लड़ेगी, तो वो जरूर ऐसे प्रत्याशियों पर भी विचार करेगी जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बीजेपी में चले गए, या ऐसे प्रत्याशियों पर भी चर्चा करेगी जो पिछली बार बीजेपी से लड़ते थे या लड़े थे या बीजेपी के नेता हैं। क्योंकि हमको जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र कर हमारी सरकार को गिराया है, तो हम कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जीतने वाले प्रत्याशी पर हम जरूर विचार कर रहे हैं और जीतने वाला प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। जी दीपक जी, अगर कांग्रेस में वापसी होती है तो क्या प्रतिक्रिया होगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी नेता अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है जी, लेकिन इस फैसले लेने के लिए खाली टिकट वजह हो, ये भी उसकी अंतरात्मा पे निर्भर है। लेकिन अगर वो खाली टिकट लेने के लिए इस तरह के फैसले ले रहा है,
तो फिर पार्टी और नेताओं के ऊपर छींटाकशी उसको नहीं करना चाहिए। उसको पूरी परिपक्वता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने फैसले लेने का अधिकार है लोकतंत्र में, गाड़ी की बजाय इसके ही कोई बहानेबाजी करें। तो क्या आपको लगता है कि टिकट के लिए ये पूरी पैंतरेबाजी है? क्योंकि पहले ऐसा कर चुके हैं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि भाई पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी ने उनको टिकट दिया, अब उनको अनुशासित कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे भाजपा कार्यकर्ता करते हैं। अब ऐसे में अगर वो बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह की कर रहे हैं कि साहब मैं भाजपा के किसी नेता को चुनाव में नहीं जीतने दूंगा, तो जाहिर तौर पर उनके मंसूबे ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अच्छी तरह समझती है। अगर वो अपनी जो नोटिस उनको दिया गया उसको स्वीकार कर लें कि भाई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है। अब वो ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम तो साहब 3 महीने पहले इस्तीफा दे चुके हैं, जो किसी को मिला नहीं, किसी को दिया नहीं है गया है। तो देखते हैं आगे क्या, पार्टी नेता तो देखेगा इन सारी बातों को। चलिए, एक प्रतिक्रिया सैयद जफर साहब आपसे चाहेंगे। प्रेमचंद गुड्डू ने साफ तौर पर कहा कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसे में 9 फरवरी को जब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, ऐसे में अगर बीजेपी इस तरीके से उन्हें नोटिस जारी करती है तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा? क्या प्रेमचंद गुड्डू की बातों में सच्चाई है? सैयद जफर साहब। चलिए दीपक जी, लगता है संपर्क हमारा सैयद जफर साहब से टूट गया। दीपक जी, अब आगे तो आप ये मान के चलें कि अब प्रेमचंद गुड्डू वहां से अब वो पार्टी पर नहीं है, पार्टी में नहीं है, जो भी फैसला स्टैंड होगा पार्टी का आगे क्लियर है कि उनके इस्तीफे की बात के बाद अगर इसे लेकर एक बैठक होती है, उन्हें नोटिस जारी होता है, तो जाहिर सी बात है अब वो पार्टी स्तर पर तो नहीं है। अब उस क्षेत्र की बात करें जहां पर ये सक्रिय रहे हैं या जहां से चुन के आए, अब वहां पर क्या रणनीति होगी पार्टी की? नहीं, वो कहीं से चुन के नहीं आया है। पिछला चुनाव वो उज्जैन जिले की एक सीट से हार चुके हैं और अभी तो वो भाजपा के कार्यकर्ता की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए पार्टी ने उनको नोटिस जारी किया है। बाकी अगर वो जो कुछ भी जवाब देंगे नोटिस का, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उस संबंध में फैसला करेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर अब पार्टी स्तर पर इसका फैसला होना है, क्योंकि दोनों ओर से ये बातें सामने आई है। एक और जहां प्रेमचंद गुड्डू ने साफ तौर पर इस्तीफे की बात कही है तो उन्हें नोटिस भी जारी किया पार्टी ने और उनसे जवाब तलब किया है। लेकिन कुल मिलाकर अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जिस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू ने प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस का जवाब दिया है, जाहिर सी बात है पार्टी में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार ये बात कहती आई है कि ऐसे प्रत्याशी जो वास्तव में पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, जैसे कि सैयद जफर साहब कह रहे थे कि ऐसे लोगों को एक बार फिर पार्टी लेने पर विचार कर सकती है। तो अब उपचुनाव के पहले ठीक इस तरह के घटनाक्रम अक्सर सामने आते हैं और एक नया घटनाक्रम अभी मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी से जुड़े प्रेमचंद गुड्डू जो कि पहले कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी प्रवेश किया और अब वो इस्तीफा देने की बात करें। 9 फरवरी को उन्होंने बीजेपी को इस्तीफा सौंपा है, पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। चलिए दीपक जी, हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार उपचुनाव के पहले यहां उठापटक और पैंतरेबाजी जारी है। बीजेपी ने प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस जारी किया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो 9 फरवरी को ही इस्तीफा बीजेपी पार्टी स्तर पर सौंप दिया था। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, आपका स्वागत है IBC 24 में। तमाम घटनाक्रम को आप भी समझ रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने 9 फरवरी को बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब क्या आगे आपकी पार्टी का की ओर से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू? देखिए, एक वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू जी और स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की सामंती सोच के खिलाफ हमेशा वो लड़ते हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सामंती चेहरा लगातार हावी होता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक पद्धति के मूल्यों से भरोसा उठ के कहीं ना कहीं सिर्फ बिकाऊ लालों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर रही है कि जिनको खरीदो उन्हीं को मंत्री बनाओ, चाहे वो विधायक हो या नहीं हो, पर बिगर पैर की खरीदे हुए जनादेश की जो सरकार चल रही है, तो स्पष्ट ये जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे, उन्होंने अगर ये कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद भी अगर ये नोटिस जारी कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि किस ओर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और किस ओर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। लगातार प्रदेश के अंदर कल भी इनके इंदौर के वहां पे अध्यक्ष को लेके ही एक इनके वरिष्ठ नेता ने वो लगाया कि उन्हें गालियां दी जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर गालियां बकी जा रही है।
तो कहीं ना कहीं एक ये विषय हम आ चुका है सबके सामने, और ये चिंता का विषय है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक विघटन, एक घृणा के माहौल के साथ भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है। कुणाल जी, अब से कुछ देर पहले हमारी सैयद जफर साहब से भी यही चर्चा हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के भीतर ये स्थिति हमेशा बनती है, जब कोई पार्टी स्तर पर कोई दूसरी पार्टी से वहां आता है तो उनको सहेज पाने में, उनको पार्टी से जोड़ के रख पाने में खासतौर पर बीजेपी के भीतर ये देखने को नहीं मिलता है। क्या आप भी ये मानते हैं? क्योंकि आपके पार्टी से अभी बहुत ही वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अभी बीजेपी प्रवेश कर चुके हैं, उनके साथ कुछ और नेता भी। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, ये जिस प्रकार से इस प्रदेश के जनादेश को बेच के गए, इस प्रदेश के जनादेश को इन्होंने जो बेचा है, कहीं ना कहीं जनता वो सबक सिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी पार्टी के लोगों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, ये जनता देख रही है, ये जनता जान रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जान रहे हैं। क्योंकि कई जगह भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जिस प्रकार से लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया, और भारतीय जनता पार्टी जो बात भली चाल, चेहरे और चरित्र की करती है, पर कहीं ना कहीं उनका चाल, चेहरा और चरित्र तीनों चीज बिगड़ चुकी है, और उसके एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। जी कुणाल जी, आगे उपचुनाव है, उपचुनाव में किस तरीके का असर, अगर इस तरीके की घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, कितना बड़ा असर आप देख पाते हैं? चुनाव में 24 की 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि खरीदे हुए जनादेश पे बिगर पैर की सरकार है, और इन्होंने, जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था, इन्हें सत्ता से बाहर किया था। ये खरीद सकते हैं जनादेश को, ये खरीद फरोख्त कर सकते हैं, पर जब जनता वोट डालेगी तो इनके साथ नहीं जाएगी। कोई भी जनता का नुमाइंदा, जिनने कितने कितने करोड़ रुपए दिए, जब इस प्रदेश को कोरोना की लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, वो स्वास्थ्य मंत्री जो आज की तारीख में दूसरे मंत्री है, 7 स्टार होटल में क्या कर रहे थे? जनता ऐसे गुनहगारों को छोड़ेगी नहीं, और जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कहीं ना कहीं लोग इसको सबक। चलिए कुणाल जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त चिंतामन वाली पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिंतामन जी, जिस तरीके से घटनाक्रम अब मध्य प्रदेश के भीतर सामने आया है, बीजेपी से प्रेमचंद गुड्डू ने अभी इस्तीफा दिया है, वो कह रहे हैं, लेकिन पार्टी ने नोटिस जारी किया है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफा पार्टी तक पहुंचा नहीं होगा, नहीं तो फिर नोटिस का सवाल नहीं था, क्योंकि इस्तीफे की खबर फिर पहले आती, इसलिए वो कितना सही है अभी तक पहुंचा नहीं है इस्तीफा। दूसरी बात यह है कि जो राजनीति वो सिद्धांतों की होना चाहिए, वैयक्तिक पसंद नापसंद या वैयक्तिक रुचि अरुचि या कहें कि वैयक्तिक हित और अहित को देखते हुए राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो समाज में सेवा के लिए, सुधार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए हम करते हैं। और ऐसे में यदि व्यक्तिगत जो भाव है वो अगर प्रभावी हो जाएंगे तो ये एक तरह का राजनीति में दोष है। लेकिन इस्तीफे की जो कॉपी है वो तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने सौंपा है तो उसकी तस्वीरें भी तो वो हैं, मीडिया में आ चुकी हैं। जी, वो इस्तीफा 9 तारीख का बता रहे हैं जो मुझे ध्यान है, और आज तो समझिए कि 21 तारीख है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो 9 तारीख को दिया होगा और वो प्रकाश में नहीं आया। उन्हें उसी समय प्रकाश में लाना था। यदि उन्होंने 9 तारीख को इस्तीफा दिया तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कर ली, या जैसे उन्होंने कल सोशल मीडिया पर तमाम आरोप लगाए, वैसे उस समय भी लगाए जा सकते थे। इतने दिनों क्यों प्रतीक्षा की, ये समझ के बाहर है। जी चिंतामन जी, आगे क्या कार्रवाई करेगी पार्टी? पार्टी का तो बहुत सीधा है कि जो स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ या वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ या पार्टी की जो व्यवस्था के खिलाफ यदि कोई जो है अनावश्यक बयानबाजी करते हैं तो पार्टी की एक समिति है, अनुशासन समिति, वो निर्णय लेगी, और निश्चित रूप से अगर वो उन्होंने ये रुख इख्तियार किया है तो उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जी। 6 साल के लिए, 1 साल के लिए, जो भी पार्टी तय करे उसमें मैं नहीं कह सकता, वो अनुशासनात्मक समिति तय करेगी। जी, कुणाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कुणाल जी, जिस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू दावा कर रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 9 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था, तस्वीरें भी हमारे पास हैं, तमाम मीडिया हाउसेस के पास अभी तस्वीरें हैं, क्या लगता है? और इधर बीजेपी का ये कहना है कि इस तरीके का कोई इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, अगर दिया होता तो उनको मीडिया के सामने आके ये बात रखनी चाहिए थी या सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किसने इस्तीफा दिया, किसने नहीं दिया, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिनने इसके ऊपर बात रखी है। जी,
स्थिति से इस तरह की स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है और जिस प्रकार का इनका अपना क्रियाकलाप है, कहीं ना कहीं की स्थिति बिगड़ चुकी है। और सिर्फ ये बिकाऊ लालों को पैसे भी देते हैं, उनको मंत्री भी बनाते हैं, और अपने जो संगठन के जो लोग हैं उनकी जिस प्रकार की स्थिति इन्होंने करी है, मध्य प्रदेश की जनता इन्हें देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी तय करे इनको उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सही जो बात कही, जो मैंने देखी कि इस देश के उसके मूल की बात उन्होंने कही, वो सही बात कही। और लगातार रोज की जिस प्रकार की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में निकल रही है, अभी और भी क्लेश इसके अंदर पड़ेगा। कुणाल जी, अभी ये अगर प्रेमचंद गुड्डू की बात की जाए, अपने क्षेत्र में खासी पकड़ और बड़े वरिष्ठ नेता के तौर पर कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, अगर ये घर वापसी चाहते हैं तो क्या इनकी घर वापसी संभव है कांग्रेस में? देखिए, अभी तक इस तरह के कोई भी बात अभी तक मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस बात के अंदर क्या है क्या नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद पार्टी जो भी होगा विचार करेगी। अभी तक कोई भी इस प्रकार की स्थितियां मुझे नहीं लगता। चिंतामन जी, आप क्या कितनी बड़ी हानि मानते हैं इसे राजनीतिक तौर पर? अगर पार्टी के स्तर पर देखी जाए तो क्या नुकसान हुआ है क्या बीजेपी को? नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं था। उनके आने का कोई फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं था, लेकिन चूंकि एक बड़ा नाम था अनुसूचित जाति के क्षेत्र में, इसलिए ठीक है पार्टी ने विचार किया और ले लिया। लेकिन उनके आने का कोई धरातल पर कोई लाभ हो या राजनीतिक रूप से कोई लाभ हो, ऐसा कोई दिखता नहीं। अभी तो हमारे मित्र जो बोल रहे हैं इनका आप देखिए कि वो खुद ही उनको लेने को तैयार नहीं है। कोई उत्साह, कोई उमंग, कोई रुचि वो दिखा नहीं रहे हैं गुड्डू जी को लेने के लिए, और ना ही उन्होंने स्वागत जैसी कोई बात करी है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि गुड्डू जी ने अपनी दुर्गति करवा ली है। तो क्या आप इन्हें मौका परस्त एक जननेता के तौर पर मानते हैं? ना, मैं कोई ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। गुड्डू जी हमारे पार्टी में रहे हैं, अच्छे नेता हैं, उज्जैन के सांसद भी रहे हैं, इसलिए मैं उनके प्रति कोई कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा और ना ही मैं कांग्रेस की किसी परंपरा का निर्वहन करूंगा। ये कांग्रेस के स्वभाव है इस तरह के कठोर शब्दों का उपयोग करना, गलत बोलना, और हमारा नहीं है। वो उनकी रुचि थी, गए, उनको विचारधारा हमारी समझ में नहीं आई, उनका विचलन है, उनकी अस्थिरता है कि वो गए। जी, चिंतामणि जी, तो क्या उनसे बातचीत की कोशिश की जाएगी आगे उनसे? मुझे लगता है उधर से कुणाल जी बोल रहे हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं कुणाल जी, और निश्चित रूप से उनके शब्दों में बड़े जिम्मेदार आदमी है। वो देख रहे हैं कि उनके शब्दों में कोई स्वागत प्रेमचंद गुड्डू जी का नहीं है, और नहीं है तो ये प्रेमचंद गुड्डू जी के लिए सोचने का विषय है और उनका नुकसान है। ये पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, हमारी पार्टी का। चिंतामणि जी, क्या आप एक बार फिर से कोशिश की जाएगी प्रेमचंद गुड्डू से चर्चा करने के लिए या उन्हें मनाने के लिए? क्या ऐसी कोई स्थिति भी है क्या बीजेपी के भीतर? चर्चा मनाने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि जितने दूर गुड्डू जी निकल गए हैं। और दूसरा ये कि अब तो जो भी निर्णय लेना है वो अनुशासनात्मक समिति लेगी, तो वही निर्णय करें। इसमें कोई कयास नहीं लगाया जा सकता, कोई उम्मीद नहीं, कोई ऐसा शंका या कोई जो है आशंका या कोई ऐसा विचार, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा ऐसा। चलिए, तो बीजेपी के भीतर फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अनुशासन समिति जो भी निर्णय लेगी उस पर कार्रवाई होगी। कुणाल जी, अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें जहां पर से प्रेमचंद गुड्डू जी का जो वर्चस्व देखा गया है, आदिवासी नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा है, आने वाले समय में आपके प्रदेश में पूरे बीजेपी उपचुनाव भी होने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या पार्टी स्तर पर अगर एक मौका मिलता है उनसे चर्चा करने का, या अगर वो खुद से संपर्क साधते हैं तो एक रास्ता उनके लिए पार्टी में बनता नजर आता है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें हर तरह के विचारों के लिए जगह है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर विचार का सम्मान करती है और इस प्रकार से जो भी चीज हो ये निर्णय पर अभी जब तक तो कांग्रेस पार्टी में आएंगे उस समय विचार किए जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कुणाल जी कि कोई विचारधारा कांग्रेस की है ही नहीं, विचारधारा विहीन, और या फिर ये कहें कि सत्ता ही कांग्रेस की विचारधारा है और उस पर वो चलती है अच्छी तरह। क्योंकि अगर सारी विचारधाराओं को अपने अंदर स्वागत करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, अपनी पार्टी का पक्ष। यही मूल भारत का है, हर विचारों का सम्मान करना। इस देश में हर तरह के विचारों की जरूरत है। यही एक सिंगल विचार से देश नहीं चल सकता, इसमें विविधता है, इसमें अनेकता है, और यही अनेकता विविधता भारत के संविधान में, और यही संविधान भारत की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। यही दोष है कांग्रेस में कि वो खुद को जो है भारत समझ लेती है, देश समझ लेती है, संविधान समझ लेती है, सब कुछ खुद ही समझ लेती है। ये बड़ा दोष है राजनीति में, खासकर कांग्रेस पार्टी में, कि वो अपने आप को सर्वव्यापी ईश्वर से कुछ कम नहीं समझती।
वही पार्टी है, वही देश है, वही जो है तिरंगा झंडा भी ले लिए हैं, वही जो है वो इंदिरा गांधी भी देश बन जाती है, भारत माता बन जाती है, बापू को राष्ट्रपिता बना देती है। ये जो देश और कांग्रेस को ही देश समझने की गलती है, ये तो हमने विचार की हमने तो यही कहा, हमसे देश के मूल विचारों के साथ है, जो अनेकता को एकता के विचारों के साथ है। और अब आप क्या है, आपके विचार सिंगल हो सकते हैं, हमारे विचार सिंगल नहीं हो सकते। आपके और हमारे विचारों में यही आप तक कट्टरता है, हमें लोगों को साथ में देने की क्षमता है। आप लोगों को नफरत के भाव से देखते हैं, हम लोगों को प्रेम भाव के भाव से देखते हैं। चलिए, विचारधाराओं की लड़ाई की साफ तौर पर बात करें कुणाल चौधरी साहब, और सैयद जफर साहब से हमारी चर्चा हो रही थी। चिंतामणि जी, एक अहम सवाल उन्होंने उठाया था कि बीजेपी के भीतर ये देखा गया है कि जब कोई यहाँ पर दूसरी पार्टी से यहाँ पर आता है तो उसको सहेज के रखने और संभाल के रखने की पार्टी की नीयत नहीं होती। अभी आपके पार्टी में बहुत बड़े नेता जुड़े हैं, कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके तमाम समर्थक भी जुड़े हैं, तो ये बात उन पर कितनी लागू होती है? क्योंकि ये विचारधारा की बात हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये पार्टी की अपनी अलग अलग विचारधारा है। देखिए क्या है कि अगर जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है और राष्ट्रीयता में विश्वास रखता है, संस्कृति के साथ खुद को जोड़ता है और अवसरवादी राजनीति करता है, वो पछता है पार्टी को। आप देखिए, उदय प्रताप सिंह कांग्रेस के एमएलए थे, आज 2 बार के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी में विधायक भी रहे हैं। आप राजमाता सिंधिया जी, वो पहले कांग्रेस की थी, जनसंघ में हम उनको राजमाता का दर्जा देते हैं, हम बड़ा मानते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं हमारे संस्थापक अध्यक्षों के साथ। तो ऐसा नहीं है, कोई खुद कांग्रेस से आए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के संस्थापक। तो इसलिए ये कहना तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है कि दूसरी पार्टी के लोग हमें पछते नहीं है, पछते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित जो है अनुशासनक स्वभाव होना चाहिए, उनको विचारधारा पे दृढ़ता होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से पछते हैं। ऐसे आयाराम गयाराम तो पार्टी को नहीं बचेंगे निश्चित रूप से। कुणाल जी, क्या इस तरह की तस्वीरें और आगे आ सकती है क्या भविष्य में? क्या इस तरीके से अभी उपचुनाव के पहले क्या इस तरीके से और स्थिति बन सकती है क्या बीजेपी के भीतर और ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कुणाल जी? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। चिंतामणि जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी उपचुनाव आ गए तो क्या ऐसी परिस्थितियां क्या दोनों ही पार्टियों के भीतर देखने को मिल सकती हैं? देखिए, राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती और अप एंड डाउन उसमें हमेशा रहता ही है, तो उसमें कोई घटनाओं की पूर्वानुमान भी नहीं होते और न ही किसी तरह की पूर्वापेक्षा ऐसी होती है कि ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए घटना प्रधान स्वभाव राजनीति का है, होगी, अनेक होगी जी। तो प्रेमचंद गुड्डू जैसे क्या और भी असंतुष्ट लोग हैं, जो नेता जो पहले दूसरी पार्टी में रहे होंगे, चाहे कांग्रेस या दूसरी अन्य पार्टियों से जो आए होंगे, क्या ऐसी कोई जानकारी बीजेपी पार्टी स्तर पर है? देखिए, मैं पार्टी स्तर पर कोई ऐसी जानकारी ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन सामान्यतः ये बात जरूर है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अविश्वास बहुत व्यापक है जी, और इस अविश्वास की परिणति ये होगी कि लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। ये जो 26 जहाँ 24 जगह चुनाव होने, यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। चलिए चिंतामणि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रेमचंद गुड्डू ने इस्तीफा देने की बात कही और उसके बाद पार्टी ने नोटिस भी जारी किया। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, लगातार दोनों ही पक्षों से बयानबाजी का दौर चल रहा है, प्रतिक्रियाएं अब मिलनी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से बीजेपी मान रही है कि एक बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को अपने जो नेता हैं उनको संभाल के रखने और सहेज के रखने की क्षमता नहीं है। कितना बड़ा नुकसान होता है बीजेपी को, होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा जो है, देखिए घटनाक्रम, बिल्कुल राहुल, देखिए पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो चेहरा प्रेमचंद गुड्डू के तौर पर जाना जाता है, पर लेकिन अगर बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की बात करें तो पिछला चुनाव प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे हारे थे, लिहाजा बीजेपी को शायद इस बात की ज़्यादा चिंता है कि तुलसी सिलावट के पक्ष में किस तरीके से माहौल बनाया जाए। और ये वजह थी कि प्रेमचंद गुड्डू ने जब तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी की तो नोटिस उनको जारी किया गया था। अब उसका जवाब प्रेमचंद गुड्डू ने दिया है। प्रेमचंद गुड्डू के जवाब में बीजेपी का रिएक्शन जरूर चाहेंगे प्रदेश कार्यालय में। इस समय बी डी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं
और इस समय बीजेपी के दूसरे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जब भी वो बाहर निकल कर आते हैं तो हम पूछेंगे कि क्या प्रेमचंद गुड्डू का इस्तीफा उनको मिला, पर लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो बीजेपी को इस बात की ज़्यादा चिंता है कि जो चेहरे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके पक्ष में किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को बनाया जाए। प्रेमचंद गुड्डू एक शुरुआत हो सकते हैं, क्योंकि और ये माना जा रहा है कि बाकी की जगह 22 जो चेहरे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जा रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर 24 सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें से 22 सीटों पर इन्हीं चेहरों पर दाव खेला जाएगा। ऐसे में बीजेपी के अंदर प्रेमचंद गुड्डू की तरह कुछ और चेहरे निकल कर आ सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। पर क्या वो खाटी बीजेपी के चेहरे होंगे, सबसे बड़ा एक सवाल ये है, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू की तरह राकेश चतुर्वेदी एक नाम है जो कि मेहगांव से इस समय कांग्रेस के नाम की दौड़ में बना हुआ है, और वो भी लगभग पृष्ठभूमि प्रेमचंद गुड्डू की तरह है उनकी। कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी का दामन छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मंच साझा किया, और एक बार फिर से वो असमंजस में कि क्या वो कांग्रेस में बने रहे या फिर बीजेपी की ओर से उनको टिकट दिया जाएगा। और संभावना इस बात की ज़्यादा जताई जा रही है कि राकेश चतुर्वेदी को भी आने वाले समय में मेहगांव से कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है, और हो सकता है कि उनको लेकर भी इस तरीके की बयानबाजी सामने निकल कर आए। प्रेमचंद गुड्डू की जहां तक अगर हम बात करें तो उज्जैन और इंदौर के अंदर एक बड़ा नाम प्रेमचंद गुड्डू हो सकते हैं, पर लेकिन बीजेपी के खाटी नेता या परंपरागत कार्यकर्ता के रूप में प्रेमचंद गुड्डू की कभी पहचान नहीं रही है, क्योंकि लगातार दल बदलना या फिर चेहरे के तौर पर सामने निकल कर आना ये एक बड़ी बात है। रामेश्वर शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष सर, प्रेमचंद गुड्डू ने नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने जवाब दिया है कि वो पहले इस्तीफा दे चुके थे, ऐसे में उनको नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं है। और इंदौर के जो हालत है वो बीजेपी की वजह से बने हैं, तुलसी सिलावट का विरोध किया है, सिंधिया जी का विरोध किया है, जो बयान दिए थे उसकी वजह से उनको नोटिस जारी किया गया। ऐसा है, प्रेमचंद जी गुड्डू जी भारतीय जनता पार्टी है। जैसे आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा पहले दे चुके थे, तो हम तो ऐसे कई गुड्डुओं को पहले निकाल चुके थे। तो देख सकते हैं कि रामेश्वर शर्मा जो बयान उन्होंने दिया है कि प्रेमचंद गुड्डू को लेकर कि उनकी अहमियत बीजेपी के अंदर क्या है, ये बयान जो है साफ तौर पर दर्शाते हैं। क्षेत्र के अंदर उनकी पकड़ हो सकती है, कार्यकर्ताओं के अंदर ये पकड़ हो सकती है, ये चिंता बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ लगातार चिंतामणि मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर, उन्हीं से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अब उज्जैन और इंदौर के और आलोट क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर बड़ा चेहरा प्रेमचंद गुड्डू रहे हैं, ऐसे में अब आगे पार्टी का क्या स्टैंड होगा, किस तरीके से यहाँ पर नए प्रत्याशी की खोजबीन होगी और किस तरीके से उपचुनाव की तैयारी होगी? मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? जी मालवीय जी, आपसे सवाल। देखिए, यहाँ अभी तो केवल आगर का उपचुनाव है और पार्टी अभी कोई इस तरह की बैठक हुई नहीं है, अभी इस तरह का कोई सवाल बना नहीं है प्रत्याशियों का कि किस तरह चयन करना है, इसलिए वो समय है उस बात को, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद की प्रक्रिया है ये, और अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। चलिए, तो कुल मिलाकर अब जो पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर भी एक नई बात यहाँ पर सामने को देखने को मिल रही है। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिंतामणि जी। चलिए सुधीर, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बड़ा भूचाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। प्रेमचंद गुड्डू के इस्तीफे के बाद अब लगातार सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है।